हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत शानदार स्टैटिक्स का वॉल चार्ट। ऐसा चार्ट आपने ना कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा। प्लस इस चार्ट में 100% एक्यूरेसी है। इस चार्ट में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है या कोई भी एरर नहीं है। एंड ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने स्टैटिक्स की जितनी भी टिप्स है और ट्रिक्स है सभी को इंक्लूड किया है, जो आपकी प्रिपरेशन को सिंपल, इजी और स्मार्ट बनाती है। एंड इसमें स्टैटिक्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो गया, फॉर्मूलाज हो गया, ट्रिक्स हो गया, वो सभी हमने इंक्लूड किए। ये चार्ट आपके 11th हो गया, 12th हो गया, बीकॉम हो गया और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाला है। तो आइए हम इसमें देखते हैं। तो इस चार्ट में हमने आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के 2004 से लेके 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एक तो वो सारे इंक्लूड किए हुए हैं। प्लस आपके सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के जितने भी पेपर हुए हैं, उनको सबको एनालिसिस करके ये चार्ट बनाया है। तो ये चार्ट आपके स्टैटिक्स का जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट यूजफुल होने वाला है। और जैसे हमने इस चार्ट में हमने जैसे भी जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो सबको हाईलाइट किया है। जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है ना, उन सबको हाईलाइट किया हुआ है। मतलब ये की पॉइंट्स एग्जाम में ऐसे के ऐसे ही उठ के आते हैं। जैसे आज आपकी स्ट्रेटाफाइट सैम्पलिंग होगी तो आज सैम्पलिंग का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो स्ट्रेटाफाइट का जब भी आता है वो हेट्रोजीनियस वर्ड देता ही देता है स्ट्रेटाफाइट सैम्पलिंग के साथ। तो इस तरीके से हमने इसके जो की पॉइंट्स है उन सबको हाईलाइट किया है। तो हम चार्ट का पहले रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले अगर चार्ट को देखते हैं तो ये सबसे पहले हमने इसमें स्टैटिक्स की डेफिनेशन को इंक्लूड किया है। तो स्टैटिक्स की डेफिनेशन जैसे आप 11 से हम पढ़ते हैं कि स्टैटिक्स में 4 टाइप की टर्म्स इंक्लूड होती है। जैसे एक तो डेटा का कलेक्शन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, एनालिसिस हो गया और इंटरप्रिटेशन हो गया। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेफिनेशन में और राइटर के नाम याद रखने में प्रॉब्लम आती है। तो आज जैसे इसकी जो फर्स्ट वाली जो टर्म्स है, ये जो कलेक्शन वाली जो फर्स्ट जो टर्म है, इसका फर्स्ट टर्म से आप बना सकते हो। इसको क्रॉक्सटन एंड क्राउडन ने ये डेफिनेशन दी थी। तो आप इससे रिमेंबर रख सकते हैं। मतलब इससे आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी और आपको राइटर का नाम भी याद हो जाएगा। फिर अगली चीज़, हम स्टैटिक्स को 2 सेंस में पढ़ते थे, एक तो प्यूलर सेंस, एक सिंगुलर सेंस। प्यूलर सेंस में जैसे स्टैटिकल एक डेटा होती थी, मतलब स्टैटिकल एक डेटा है। और सिंगुलर सेंस में हम पढ़ते थे कि एक स्टैटिकल मेथड है, यानी जितनी भी मेथड होती है ना वो सिंगुलर सेंस में। ऐसे इसी टाइप से हमने आपकी जितनी भी टाइप की सीरीज है वो है आपके जो भी स्टैटिक्स है। जैसे एक तो आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होगी, इन्फिरेंशियल स्टैटिक्स होगी, इसकी सारी टर्म्स इंक्लूड की हुई है, वो भी टेबल के फॉर्म में, ताकि मतलब आपको याद करने में या रिमेंबर रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो जैसे अभी अगर आपके सीए फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो अभी आपके जैसे सीए फाउंडेशन का ये एग्ज़ाम था आपके नवंबर अटेम्प्ट वाला 2020 वाला। इसमें आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के 2 क्वेश्चन थे पेपर में। अभी जैसे मेरे स्टूडेंट ने क्लियर किया अभी सीए फाउंडेशन, तो मैंने देखा कि उस पेपर में आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के 2 क्वेश्चन थे और बहुत सिंपल। उसने डायरेक्ट पूछा था कि एक वर्कर है जिसकी एवरेज सैलरी मतलब 47,000 ऐसे कुछ है, तो वो कौन सी स्टैटिक्स है। तो उसने ऑप्शन दे रखे थे, डिस्क्रिप्टिव है, इन्फिरेंशियल है और ऐसे कुछ 2 ऑप्शन और थे। तो इस टाइप से हमने जितनी भी है ना वो सब कुछ कर रखी है कि आज एक्स बार यानी एवरेज सैलरी किस में आएगी, डिस्क्रिप्टिव में। या फिर इन्फिरेंशियल होगी तो इन्फिरेंशियल में वैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रिडिक्शन लगाना हो गया, और जितने भी आपके टेस्ट वगैरह हो गए, ये सारे इन्फिरेंशियल स्टैटिक्स में आते हैं। ऐसे ही आपका जैसे ओजीव ग्राफ हो गया, तो ये इस ग्राफ के बारे में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जैसे आपके अगर यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बात करें तो आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में मिनिमम 4 टाइम क्वेश्चन आया हुआ है, 4 टाइम, सिर्फ ओजीव ग्राफ से। और मतलब 2-3 बार तो इतना सिंपल दिया उसने कि लेस देन सी एफ और मोर देन सी एफ से कौन सा ग्राफ बनता है, तो डायरेक्ट ओजीव ग्राफ। एक बार उसने दिया 2018 में क्वेश्चन था कि लेस देन सी एफ और मोर देन सी एफ जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है उससे अगर हम परपेंडिकुलर यानी लंब डालें तो उससे क्या फाइंड आउट हो सकता है, तो उससे मीडियन। तो इसको भी हमने बिल्कुल शो करके बताया है अच्छे से। तो मीडियन हम आपके ओजीव ग्राफ से मीडियन और क्वार्टाइल दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही आपके हिस्टोग्राम और अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है तो उस ग्राफ से हम मोड फाइंड आउट कर सकते हैं।
और मीन ग्राफ से फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे आपके प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में जितने भी डिफरेंस है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे एक तो आपके सोर्स का क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी डाटा के सोर्स क्या क्या है, सेकेंडरी डाटा के सोर्स क्या क्या है, तो वो सारे सोर्स हमने इंक्लूड किए हुए हैं। किसमें रिलायबिलिटी या एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, किसमें कम होती है, किसमें कौन सी एक्सपेंसिव है, कौन सी इकोनॉमिकल है, या इसका क्या क्या अदर नेम है, इनों में से क्वेश्चन, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा में से क्वेश्चन आता है। एक आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सैम्पलिंग की मेथड, वो डायरेक्ट कुछ भी नहीं, बस कौन सी रैंडम है कौन सी नॉन रैंडम है, तो हमने उसको भी बिल्कुल अच्छे से शो किया हुआ है कि आपके और इनके जितने भी अदर नेम है वो सारे इस चार्ट में कवर किए हुए हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी को रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं, वो कवर की हुई है। प्लस स्टैटिक्स के आपके जितने भी प्रिंसिपल है वो सारे हमने हमारे चार्ट में कवर किए हुए हैं। जैसे एक तो आपका हो गया प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरी, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। और इनमें जो रेड किए हुए हैं, जो हाईलाइट किए हुए हैं, ये वर्ड ऐसे के ऐसे ही उठ के आते हैं इन प्रिंसिपल में, तो वो भी हमने हाईलाइट कर दिए। एक आपकी जितनी भी ये इनकी डेफिनेशन हो गई, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में एक तो वो ये वर्ड बोलता है कि जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो वो सिंपल रैंडम। स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग में आपके जब भी स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग आती है आपके हेट्रोजीनियस वर्ड आता ही आता है। तो एक ये की पॉइंट हो गया, क्योंकि स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग में जो पॉपुलेशन होती है ना वो हेट्रोजीनियस होती है, मिक्स होती है, जो जिसमें जैसे मेल हो गया, फीमेल हो गया, चाइल्ड हो गया, तो सब एक हेट्रोजीनियस है, मिक्स है पॉपुलेशन। और फिर हम उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं, अलग अलग होमोजीनियस सबसेट बनाते हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। आपकी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होगी, आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग में होमोजीनियस वर्ड आता है। आपकी पर्पसिव सैम्पलिंग, इसमें नॉलेज एंड प्रोफेशनल जजमेंट के बेस पे वो सैंपल चूज करता है। कन्वीनियंट सैम्पलिंग में जो से उसकी सुविधा के अनुसार ईजी हो और कॉन्टेक्ट टू रीच हो, इस टाइप से आपकी जितनी भी सैम्पलिंग की मेथड है वो सारी कवर की हुई है। प्लस आपके इसके बाद इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी की मतलब डेफिनेशन क्या है, मीन के फॉर्मूले, मोड के फॉर्मूले, मीडियन के फॉर्मूले, प्लस इसका है ना जितना भी, जैसे एक ये इसका क्वेश्चन भी आता ही आता है, मतलब हर एग्जाम में पूछा लगभग लगभग देखा मैंने। जैसे आपके पोजिशनल एवरेज कौन से होते हैं, आपके मैथमेटिकल एवरेज कौन से होते हैं, आपके कॉमर्शियल या बिजनेस एवरेज कौन कौन से, ये दो ज़्यादा आते हैं। ये तो पोजिशनल पूछता है वो, या मैथमेटिकल पूछता है। तो इस ग्राफ से आप इजीली मतलब याद कर सकते हैं कि आपका मोड हो गया, मीडियन हो गया और क्वार्टाइल, ये आपके पोजिशनल एवरेज कहलाते हैं। और आपके मैथमेटिकल एवरेज हो गया आपका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वाड्रेटिक। तो इस टाइप से ऐसे आपके अरिथमेटिक मीन 3 टाइप का ये पता है। इसे आपको मोड आपके 3 टाइप का होता है, यूनी मॉडल, बाई मॉडल और मल्टी मॉडल। अगर मोड बाई मॉडल और मल्टी मॉडल है तो हम एम्पिरिकल रिलेशनशिप से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी रिसेंट अटेम्प्ट में आया था यूजीसी नेट एग्ज़ाम के, ये डायरेक्ट उसने फॉर्मूला पूछा था। प्लस इसके बाद इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जैसे आप अरिथमेटिक मीन, आपके स्टैटिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टीज़ हो गया, उसकी लिमिटेशन हो गई, उसकी इम्पोर्टेंस। जैसे आप आज आपके अरिथमेटिक मीन है, तो अरिथमेटिक मीन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना इम्पोर्टेंट, वो हमने सारी कवर की हुई है इस चार्ट में, जैसे आप देख सकते हैं। ये आपके अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी हो गई। और एक हाँ, आपके स्केल और ओरिजिन का इफेक्ट, स्केल और ओरिजिन के इफेक्ट में सबसे ज़्यादा मैंने क्वेश्चन देखे हैं यूजीसी नेट एग्जाम में, मोर देन 5 टाइम क्वेश्चन आया होगा। मतलब रिसेंट में देख रहा हूँ कि रिसेंट 3 अटेम्प्ट से तो कंटिन्यू क्वेश्चन आए हुए हैं स्केल और ओरिजिन के। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज ही बच्चे स्केल और ओरिजिन में होते हैं, बार बार भूल जाते हैं कि कौन सा किस पे डिपेंड होता है, कौन सा इंडिपेंडेंट होता है, रिग्रेशन का ही से डिपेंड होता है रिग्रेशन। तो इसको बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये टेबल बनाई कि सेंट्रल टेंडेंसी दोनों पे डिपेंड होती है, डिस्पर्जन स्केल पे डिपेंड होता है पर ओरिजिन पे इंडिपेंडेंट होता है, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ कोरोलेशन है और ऐसे ही रिग्रेशन है। तो इन चारों टर्म्स को, चारों लेसन को हमने एक जगह सेट कर दिया और ये टेबल बना दी। प्लस इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपके जो डिस्पर्जन और रिग्रेशन है उनमें सेम कंडीशन है, तो आप बस इन दो की कंडीशन याद रख लो, डिस्पर्जन की और रिग्रेशन की, कि डिस्पर्जन में भी स्केल से डिपेंड होता है और ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, तो रिग्रेशन में भी ये होता है। प्लस इन दोनों को अलग से याद रख लो कि सेंट्रल टेंडेंसी में दोनों पे डिपेंड होता है, तो कोरोलेशन पे पूरा अपोजिट हो गया, वो दोनों से इंडिपेंडेंट होता है।
तो इस टाइप से याद रख लो, जिस टाइप से मतलब मैंने भी इसी टाइप से याद रख रखे हैं ये, क्योंकि पहले मेरे को भी कन्फ्यूज़न होता था, मैं भी भूल जाता था बार बार कौन सा किस पे डिपेंड होता है, कौन सा किस पे इंडिपेंडेंट होता है। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। प्लस इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, इसमें 12 प्रॉपर्टीज़ हमने मीन की कवर की हुई है, अरिथमेटिक मीन की। प्लस अगर इसके बाद हम बात करते हैं मीडियन की, आपकी मीडियन की जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो सारी कवर की हुई है। जैसे ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोर सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देता है, और ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है। एक्सट्रीमी ऑब्जर्वेशन, अगर मीडियन है ना, मतलब एक्सट्रीमी ऑब्जर्वेशन से इफेक्ट नहीं होता, बाकी आपका मीन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है एक्सट्रीमी ऑब्जर्वेशन से। कोई भी एक्सट्रीम जो वैल्यू आ जाती है ना, जैसे हमने इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ, ये रहा आपके 9th वाला पॉइंट, कि मीन इज़ टू मच अफेक्ट ऑफ एक्सट्रीमी ऑब्जर्वेशन। तो एक्सट्रीमी ऑब्जर्वेशन जैसे कोई वैल्यू बहुत बड़ी डाल दी, कोई वैल्यू, तो उससे मीन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, पर मीडियन इफेक्ट नहीं होता। इसका क्वेश्चन आया हुआ है। प्लस आपके इसका, अगर आपके इसकी बात करें, सीए फाउंडेशन में आपके 2 क्वेश्चन थे इससे, कि ज्योमेट्रिक मीन ये नहीं होता है अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, बस उसका रूट कर दो, डायरेक्टली सिंपली क्वेश्चन पूछ रखे थे उसने। मैंने अभी नवंबर वाले अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन देखे हैं इसके। इस टाइप से हमने 10 प्रॉपर्टी काई की ज्योमेट्रिक मीन की कवर की हुई है। इसके बाद हमने हार्मोनिक मीन की 4 प्रॉपर्टी जितनी भी हो सब कुछ कवर की हुई है। इसके बाद सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, जितनी भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो सारी हमने इसमें और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, सब कुछ सबसे मेन, इसमें हमने जो ट्रिक्स बनाई हुई है ना चार्ट में, इस ट्रिक्स को देखो आप, कि इससे आप इजीली याद कर सकते हैं। आपको याद करने में, ध्यान रखने में कुछ भी कैसे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रिक्स फॉर रिमेंबर ऑफ फर्स्ट लेटर से, फर्स्ट लेटर जैसे सेंट्रल टेंडेंसी है, तो सेंट्रल टेंडेंसी हम ध्यान रख सकते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी होती है सेंटर ऑफ द नंबर डेट आर इन ए ग्रुप ऑफ डेटा, यानी आपके जो ग्रुप ऑफ डेटा है उसका एक सेंटर नंबर सेंट्रल टेंडेंसी होता है। ऐसे अरिथमेटिक मीन क्या होता है, एवरेज ऑफ होल नंबर, कि आपकी जो होल सीरीज है उसका एक एवरेज नंबर। ऐसे मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू ऑफ होल फिगर, तो मीडियन होता है। ऐसे मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड और फैशनेबल वैल्यू। तो आप ऐसे मतलब आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ भी रटने की, फर्स्ट वर्ड से आप पूरी स्टेटिक्स को याद रख सकते हैं, पूरी स्टेटिक्स को। मोड मोस्ट रिपीटेड फैशनेबल, डिस्पर्जन डिस्टेंस फ्रॉम मीन, स्क्वीनेस का मतलब ही स्क्वीड होता है, अब वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। कोरोलेशन का मतलब ही कोवेरिएशन होता है, कि 2 वेरिएबल में क्या वेरिएशन है, किस डायरेक्शन में वेरिएशन है, तो कोरिलेशन का मतलब कोवेरिएशन हो गया। आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी से बी ध्यान रख सकते हैं कि इसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बाई पॉसिबल आउटकम होते हैं, या तो सक्सेस का होएगा या फेलियर का होएगा। जैसे एक कॉइन को टॉस करा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ऐसे मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बाई पॉसिबल आउटकम होते हैं इसमें। ऐसे ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें बाई पैरामीटर होते हैं, जैसे इसमें 2 पैरामीटर होते हैं, एक तो होता है इसमें एन और एक होता है इसमें पी, तो इसमें 2 पैरामीटर होते हैं। इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके, कि ऐसा कौन सा है, जैसे मैंने देखा था कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन मैच ऑफ द फॉलोइंग में था, कि जिसमें ना 2 पैरामीटर होते हैं और किसमें 16 पैरामीटर होते हैं। तो आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो 2 पैरामीटर होते हैं, और आपके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में 16 पैरामीटर होता है एम। और ऐसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वीड हो सकता है। ऐसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्वीड हो सकता है, मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज ही पॉजिटिव स्क्वीड ही होएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तो हमेशा पॉजिटिव स्क्वीड ही होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नो स्क्वीड, यानी स्क्वीड हो ही नहीं सकता नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डाटा को सेकेंड हैंड डाटा भी बोलते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट को हम कंटीजेंसी टेबल या फिर कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। एक आपके पॉपुलेशन को पैरामीटर, ये वर्ड तो डायरेक्ट ऐसे के ऐसे ही उठ के आते हैं, वो डायरेक्ट स्टेटमेंट देता है कि अगर किसी पॉपुलेशन का अगर एनालिसिस करते हैं पूरी, तो उसको पैरामीटर बोलते हैं, और अगर उसी टाइप से अगर सैंपल का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो इस टाइप से हमने सारी ट्रिक्स, ये ट्रिक्स आपको कहीं पर भी और कैसे भी कहीं भी आप सर्च कर सकते हो, ये ट्रिक्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये स्पेशली सिर्फ इसी ट्रिक से आप पूरा लेसन कवर कर सकते हो। प्लस इस चार्ट की यही खासियत है कि इसमें 1% भी एरर नहीं है। प्लस इसमें हमने जो ट्रिक्स बताई है ना, बिल्कुल ईजीली आप लर्न कर सकते हो। प्लस मतलब एक जैसे आपके पूरा ये मतलब पॉजिटिव स्क्यूड हो गया, आज जैसे इसके ग्राफ है, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन देखा है मैंने,
और चाहे स्टेटिक्स का तो कोई भी एग्जाम हो, पॉजिटिव स्क्यूड के बारे में पूछता है वो। पॉजिटिव स्क्यूड क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूड क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूड राइट टेल होता है या लेफ्ट टेल होता है, पॉजिटिव स्क्यूड में एक्स बार ग्रेटर देन होता है मीडियन से, फिर मीडियन ग्रेटर देन होता है मोड से। तो ये वाले क्वेश्चन, और मैंने इनको ऐसे कलर क्यों करे इस चार्ट में, ऐसे कलर करने का रीज़न था कि आपको ध्यान रह सके कि पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव का कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर हमेशा। जैसे पॉजिटिव रिपोर्ट आती है ना तो उसका कलर होता है ग्रीन कलर। ऐसी अगर नेगेटिव रिपोर्ट है या कोई भी नेगेटिव है तो नेगेटिव का कलर होता है रेड, और नॉर्मल जो होती है ना उसका कलर होता है ब्लू। तो इन कलर से भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इसमें जितनी भी टर्म्स है ना वो सब इंक्लूड करी हमने। जैसे पॉजिटिव स्क्वीड राइट टेल होता है, इसमें जो स्क्वीनेस होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है क्योंकि पॉजिटिव है तो जीरो से ऊपर आना ही है। इसमें एक्स बार ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन जेड होता है। आपके यूजीसी नेट एग्जाम में कम से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपके सीए फाउंडेशन में आया हुआ है, सीएस फाउंडेशन में आया हुआ है, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखा हुआ है मैंने। प्लस अगर एक जैसे मतलब ये आपके इनका क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्पर्जन की बात करते हैं जो आपका सेकंड लेसन है, तो डिस्पर्जन से ध्यान रख सकते हैं आप डिस्टेंस फ्रॉम एवरेजेस, यानी आपकी मीन से कितना डिस्टेंस है। एक आपकी इन पे क्वेश्चन आया हुआ है एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है, रिलेटिव डेविएशन क्या होता है। तो आपके जो जैसे रेंज हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एब्सोल्यूट डेविएशन कहलाते हैं। रिलेटिव मेजरमेंट जैसे ऑल टाइप जितने भी कोफिशिएंट हो गए वो सारे रिलेटिव मेजर कहलाते हैं। इन पे क्वेश्चन आया हुआ है और मतलब हर एग्जाम में आया हुआ है। आपके जितने भी फॉर्मूलाज है, प्रॉपर्टीज़ है, वो सब हमने कवर की हुई है। जैसे इनका इंपेरिकल रिलेशनशिप हो गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ग्रेटर देन होता है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है ना तो उसका 80% होता है मीन डेविएशन, और एस डी का 0.6745 यानी 67.45% होता है क्वार्टर डेविएशन। यानी इसी से सिर्फ इसी रिलेशनशिप से पता चल रही है कि सबसे ग्रेटर देन होता है स्टैंडर्ड एविएशन। अब वो चाहे कितना ही घुमा घुमा के पूछे, जैसे आपके यूजीसी नेट एग्जाम में उसने पूछ रखा आपके मीन डेविएशन का 1.25 टाइम होता है, तो होता है, इसी से पता चल रहा अपन को। जैसे वो भी मैंने कवर किए हुए हैं वैसे, ये रहा इसमें। तो सारी इंपेरिकल रिलेशनशिप जितनी भी कवर की हुई है ना वो सारी कवर की हुई है। प्लस इसमें हर चीज़ को कवर किया हुआ है। रिग्रेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होगी जैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताती है या जितनी भी, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। आपका लेप्टोकटिक हो गया तो वो ग्रेटर देन 3 होता है, मेसोकटिक ये होता है वो होता है। और आपके हाँ ये आपकी टाइप 1 टाइप सेकंड एरर हर एग्जाम में क्वेश्चन देखा है। वो डायरेक्ट पूछता है कि बीटा क्या होता है, पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है, अल्फ़ा क्या होता है, टाइप 1 एरर क्या होती है, टाइप 2 सेकंड एरर क्या होती है। आपके इन टेस्ट पे क्वेश्चन आए हुए हैं, टी टेस्ट कब एप्लीकेबल होता है, काई स्क्वायर कब एप्लीकेबल होता है, जेट कब होता है। इसका पूरा डिफरेंस चार्ट भी मैंने इसमें दे रखा है। प्लस आपके इनके डिफरेंस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पूरे डिफरेंस चार्ट से बना रखा है। तो इस टाइप से आप खुद देख सकते हैं चार्ट को कि ये कितना इम्पोर्टेंट और बहुत इजीली और बहुत एनालिसिस और बहुत रिसर्च करके बनाया है चार्ट। आपकी ये वैल्यू, इन वैल्यू का क्वेश्चन आता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है चाहे कोई भी एग्जाम हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है या करेक्टरिस्टिक है वो सारे हमने कवर किए हुए हैं। ऐसे आपके जितनी भी एक कोरोलेशन का क्वेश्चन आता ही आता है, कोरोलेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं और इसकी जितनी भी मेथड है वो सारी हमने इस चार्ट में कवर की हुई है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। जैसे ये दो मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कार्ल पियर्सन का कोरोलेशन हो गया, रिंग कोरोलेशन हो गया। रिंग कोरोलेशन को पी रो भी बोलते हैं। इस टाइप से आपकी जितनी भी है ना वो सारी पूरी 100% स्टेटिक्स कवर की हुई है और बहुत सिस्टमेटिक एंड सही मैनर में। जैसे आपके जेट टेबल की वैल्यू अधिकतर 2 की आती है। एक तो 0.95% की पूछता है वो, एक 95% की पूछता है, मतलब 1 टेल और 2 टेल की पूछता है। आपके काई स्क्वायर टेस्ट के जो मतलब आल्सो नोन, जैसे काई स्क्वायर हर उसमें पूछता है। गुडनेस ऑफ फिट डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, और रुको इसको सही करते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो अब जैसे ये आपके काई स्क्वायर में
हर उसमें पूछता हो गुडनेस ऑफ फिट डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है, काई स्क्वायर में, कंटीजेंसी टेबल, टेस्टिंग होमोजेनिटी, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, क्वालिटेटिव वेरिएबल, आपका काई स्क्वायर नॉमिनल स्केल पे यूज़ होता है। इस टाइप से हमने आपकी प्रोबेबिलिटी जो आपका ये हो गया, आपकी स्केल हो गए, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल और रेशो, तो इनके बारे में पूछता हूँ। इसी टाइप से ये हमने जो मिलके बनाया चार्ट, तो ये हमारे नेम है। और प्लस इस टाइप से अगर आप पूरा चार्ट अगर देखें तो बिल्कुल एक्यूरेट है, और आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मैं तो यूँ कहता हूँ कि हर स्टूडेंट के पास ये चार्ट होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत मेहनत से बनाया है। अगर आपको इजीली रिमेंबर रखना है या इजीली याद रखना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमने स्टैटिक्स की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है उसके डायरेक्ट, मैंने कोई लंबे चौड़े पैराग्राफ नहीं डाले, डायरेक्ट जो की पॉइंट्स है ना वो ही डायरेक्ट इंक्लूड किए हुए हैं। अगर ये की पॉइंट्स स्टूडेंट आज जैसे 11th का स्टूडेंट है, अगर वो ये की पॉइंट्स पढ़ के चल जाता है और ये की पॉइंट्स लिख देता है और इनके बारे में 2-3 लाइन की डिटेल लिख देता तो उसको वैसे ही नंबर मिल जाते हैं जैसे आज कैरेक्टरिस्टिक हो गए स्टैटिक्स के। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डेटा स्टैटिक्स नहीं होती, डेटा बहुत सारे डेटा होने चाहिए हमारे पास, यानी 2 से ज़्यादा डेटा होने चाहिए, पूरे एग्रीगेट होना चाहिए फैक्ट्स का। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होना चाहिए, डेटा न्यूमेरिकली, क्योंकि स्टैटिक्स में क्वालिटेटिव को कंसीडर ही नहीं करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा स्टैटिक्स होते ही नहीं है, न्यूमेरिकल डेटा ही होते हैं। मल्टीप्लाइसिटी कोजेस से इफेक्ट होती है स्टैटिक्स के, बहुत सारे कारण होते हैं। कलेक्शन बाय एस्टिमेशन पे कलेक्ट होते हैं डेटा कि मतलब पूरी 100% एक्यूरेसी नहीं होती। रिजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, पूरे डेटा में कभी भी हमेशा आपकी रिजनेबल एक्यूरेसी होती नहीं। प्री डिटरमिन्ड पर्पस और सिस्टमेटिक मैनर होता ही है कि हम किसी पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इस टाइप से हमने जितने भी इंपॉर्टेंट है ना आपकी बुक का और जितने भी एग्जाम है उन सबका एनालिसिस करके चार्ट बनाया है। तो इस टाइप से आप पूरा चार्ट देख सकते हैं, प्लस रिग्रेशन की जितने भी मेथड हो गए, फॉर्मूले हो गए, वो सब हमने कवर किए हुए हैं। मैं अब आपको एक बार पूरा चार्ट बता देता हूँ। इसमें फॉर्मूले सारे कवर है, आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब कवर है लगभग लगभग। और इस चार्ट की अगर साइज की बात करें तो ये चार्ट है ना आपकी वॉल के हिसाब से सबसे बेस्ट है, हमने देख के ही बनाया है इसको। ये चार्ट, अगर इस चार्ट की अगर लेंथ की बात करें तो इस चार्ट की लेंथ है ना जो 3 फीट होती है, 3 फीट, इसकी 3 फीट से भी थोड़ा सा कम है। तो आराम से आप आपकी इजीली कैसे भी कहीं भी किसी भी दीवार पे लगा सकते हैं आप इस चार्ट को। और ये चार्ट अगर आपको परचेस करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप मुझसे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप ये चार्ट आपके 199 रुपीज़ का है, तो आप मेरे को फ़ोन पे या गूगल पे से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके एड्रेस, मतलब आपका एड्रेस ये तो मेरे को सेंड कर देना व्हाट्सअप पे। तो 199 रुपीज़ का ये चार्ट है। और अगर इस चार्ट की आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप जैसे पीडीएफ पढ़ने के लिए चाहिए अगर आपको, ठीक है, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ पीडीएफ में सबसे मिनिमम प्राइस 49 रुपीज़ में मैं आपको ये पीडीएफ दे रहा हूँ पूरे चार्ट की, पूरे स्टेटिक्स के पूरे चार्ट की, सिर्फ 49 रुपीज़ में। तो आप मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में है ही सही, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना या कॉल कर लेना। तो मैं आपको ये व्हाट्सएप की ये जो चार्ट की पीडीएफ है ना ये सेंड कर दूँगा। और जैसे आप मेरे को पैसे या तो फ़ोन पे से या गूगल पे से कैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस टाइप से मतलब ये चार्ट आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होने वाला है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वायरीज हो, कोई कमेंट हो चार्ट के बारे में,
तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको चार्ट अच्छा लगा हो, अगर आपको, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको चार्ट अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, लाइक सिर्फ, मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मत करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, पर अगर ये भी मत करना कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मत करना, अगर मेरा चार्ट अच्छा लगा हो, अगर मेरा चार्ट का मैटर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, नहीं तो चाहे डिसलाइक कर देना। अगर आपको कुछ मिस्टेक लगी हो या कुछ कमी हो चार्ट में तो मेरी वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करना। ठीक है, ताकि उससे हमको भी पता चलेगा। ठीक है ना। अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आपको चार्ट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप बस लाइक ज़रूर करना, ताकि उससे हमको भी पता चलेगा कि हमारा चार्ट मतलब कैसा लगा आपको। ठीक है, थैंक यू।